आज हम लोग बीए द्वितीय वर्ष में हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित जयशंकर प्रसाद की कहानी गुंडा पर बातचीत करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, जयशंकर प्रसाद छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ होने के साथ साथ हिंदी के महत्वपूर्ण कथाकार भी हैं। अपनी पहली कहानी ग्राम के साथ 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में जयशंकर प्रसाद का हिंदी कहानी के मंच पर प्रवेश करना एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। वजह स्पष्ट है। जयशंकर प्रसाद अपनी भावात्मक कहानियों के साथ हिंदी जगत के सामने आए। इन भावात्मक कहानियों के माध्यम से उन्होंने जो ज़मीन तैयार की, उसी पर आगे चलकर व्यक्ति केंद्रित कहानी परंपरा का वृक्ष पल्लवित पुष्पित हुआ। यानी आप कह सकते हैं कि जहाँ एक ओर हिंदी में समाज और उसकी समस्याओं पर केंद्रित कहानी परंपरा की शुरुआत प्रेमचंद से होती है, तो वहीं दूसरी ओर व्यक्ति और उसके अंतर जगत की समस्याओं और हलचलों पर केंद्रित कहानी परंपरा की शुरुआत जयशंकर प्रसाद से होती है। इस तरह जयशंकर प्रसाद ने हिंदी कहानी के क्षितिज का विस्तार किया। यह एक प्रकार से हिंदी कहानी को पूर्णता देने जैसा मामला था। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी आरंभिक कहानियाँ भावात्मक हैं। उन कहानियों में अतिशय कल्पना की उड़ान, स्वर्णिम अतीत का गौरव, आदर्शवाद, दार्शनिकता और काव्यात्मक चित्रमयता की बहुलता देखने को मिलती है। कई बार इन आरंभिक कहानियों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम संस्कृत गद्य काव्य के निकट पहुंच गए हैं, जैसे चक्रवर्ती का स्तंभ, खंडहर की लिपि, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी आदि आदि। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जयशंकर प्रसाद धीरे धीरे अपनी कथा दृष्टि में परिवर्तन लाते हैं। मूल धारा वही रहती है, लेकिन बाद की कहानियों में यह दार्शनिकता, यह भावुकता, यह कल्पना की उड़ान, काव्यात्मक चित्रमयता आदि बहुत कम हो जाते हैं। उनकी जगह मनोविज्ञान ले लेता है। यह परिवर्तन जयशंकर प्रसाद की कहानियों को एक ख़ास तरह की परिपक्वता प्रदान करता है। गुंडा ऐसी ही कहानी है। गुंडा कहानी तक आते आते जयशंकर प्रसाद का दृष्टिकोण काफ़ी हद तक यथार्थवादी हो चुका था और वह अभिजात्य समाज के बरक्स साधारण समाज में मानवीय गरिमा की तलाश कर रहे थे और इसीलिए अपनी तमाम कहानियों में साधारण सामान्य पात्रों को उन्होंने नायकत्व प्रदान किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रेम प्रसाद की कहानियों का केंद्रीय विषय है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि उनके काव्य संसार में प्रेम जिस उदात्त रूप में प्रकट हुआ है, उसी उदात्त रूप में उनकी कहानियों में भी प्रकट हुआ है। यह प्रेम कहीं भी छिछले ढंग से अभिव्यक्त नहीं होता है, वासना के स्थूल और गाढ़े चित्रों में परिणत नहीं होता है। यह कोई आध्यात्मिक रूप भी धारण नहीं करता है, लेकिन एक ऐसे रूप में सामने आता है जो मनुष्य को देवत्व के करीब ले जाता है। यह अशरीरी प्रेम नहीं है, लेकिन शरीर की चौहद्दी में कैद होकर विकृत भी नहीं होता है। प्रेम का यह औदात्य आकाशदीप जैसी अभिजात्य संपन्न कहानियों में ही दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि भिखारी, घीसू, आंधी, इंद्रजाल और गुंडा जैसी
कहानियों में भी देखा जा सकता है। गुंडा कहानी में देखा जा सकता है कि समाज की परंपराओं, उसकी नैतिक मान्यताओं, उसके आदर्शों की उपेक्षा करने वाले मनुष्य का जीवन भी प्रेम के प्रति समर्पण, कर्तव्यबोध, कुछ उच्च मानवीय मूल्यों के कारण कैसे प्रेरक हो जाता है। गुंडा कहानी में स्वच्छंदतावाद और यथार्थवाद का एक नया समीकरण दिखाई देता है। ननकू सिंह जो एक गुंडा है, इस कहानी का केंद्रीय पात्र है। उसे जिस तरह से लेखक की सहानुभूति प्राप्त होती है, लेखक उसमें निहित मनुष्य के सहज स्नेह, प्रेम, ममता, करुणा का जिस मनोयोग से चित्रण करता है, असफल प्रेम के कारण उसकी व्यथा और टीस का जो संवेदनात्मक वर्णन करता है, उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब कुछ लेखक का अपने अभिजात्य के प्रति एक तीखी प्रतिक्रिया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस कहानी में स्वच्छंदतावाद भी है और यथार्थवाद भी है। उसका नतीजा यह है कि यह कहानी केवल ननकू सिंह के अंतर जगत को ही अपने ताने बाने में संभालते हुए आगे नहीं बढ़ती है, बल्कि ननकू सिंह का पूरा वजूद जिस परिवेश में मौजूद है और जिस परिवेश के कारण है, वह परिवेश भी इस कहानी में अपनी जीवंतता के साथ उपस्थित हुआ है। यानी 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में काशी नगरी के सामाजिक जीवन का, उसकी विडंबनाओं, विसंगतियों और सच्चाइयों का यथार्थ चित्रण इस कहानी में दिखाई देता है। जो काशी नगरी ब्रह्म विद्या और बुद्धिवाद के केंद्र के रूप में जानी जाती रही, उसी काशी नगरी में 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में एक ऐसी निराशा और जड़ता व्याप्त होती है जिसके कारण परंपराएं टूटने लगती हैं, मान्यताएं और विश्वास कमज़ोर पड़ने लगते हैं, ज्ञान, उपासना, साधना और भक्ति के मार्ग बाधित होने लगते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि सदियों से जो सामाजिक ताना बाना चला आ रहा था, वह टूटने और बिखरने लगता है। ऐसे परिवेश में एक प्रतिष्ठित जमींदार का बेटा ननकू सिंह गुंडा हो जाता है। बहुत बारीक व्यंग्य की भाषा में प्रसाद जी ने ननकू सिंह और काशी के नागरिक जीवन के बहाने व्यक्ति और समाज की, मनुष्य और घटनाओं के अंतः संसार की बारीकियां प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ननकू सिंह के चरित्र में मानवीय गरिमा का प्रकाश पूर्ण रूप से मौजूद है। उसमें जहां एक ओर स्वतंत्रता के लिए के प्रति गहरा आकर्षण और सम्मान का भाव है, तो वहीं दूसरी ओर प्रेम की विफलता से पैदा होने वाली गहरी पीड़ा और टीस भी मौजूद है। प्रेम की असफलता से
उपजी यह वेदना ननकू सिंह के भीतर व्यक्तित्वांतरण का कारण बनती है और इसी व्यक्तित्वांतरण की प्रक्रिया में जीवन को बलिदान करने का अद्भुत दायित्वबोध भी विकसित होता है। आस के अंचल में स्वच्छंदतावादी झलक की इस कहानी में ननकू सिंह के भीतर चलने वाले भाव संघर्ष और मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव का जैसा भावपूर्ण अंकन हुआ है वह पाठक को आकर्षित करता है। ननकू सिंह आभिजात्य समाज की दृष्टि में गुंडा है, उपेक्षा और दहशत का प्रतीक, लेकिन प्रसाद जी उसे अपनी दृष्टि से जब देखते हैं तो वह नायक बन जाता है। राजमाता पन्ना के सामने दुलारी उसके बारे में जो टिप्पणी करती है उसे आप याद करें। वह कहती है, बाबू साहब के ऐसा धर्मात्मा तो कोई है ही नहीं। कितनी विधवाएं उसकी दी हुई धोती से अपना तन ढांकती हैं, कितनी लड़कियों की ब्याह शादी होती है, कितने सताए हुए लोगों की उनके द्वारा रक्षा होती है। नायक होने के लिए और क्या चाहिए? यानी मनुष्य होने के लिए यही तो चाहिए जो ननकू सिंह में है। जयशंकर प्रसाद यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि नायकत्व की कसौटी आभिजात्य समाज के द्वारा जो बनाई गई है वह वास्तविक नहीं है। वास्तविक कसौटी तो मनुष्यता है। जो उस कसौटी पर खरा उतरता है वही नायक है। ननकू सिंह उस वातावरण में जिसमें केवल झूठ, अन्याय और नकलीपन का पसार था, सच और प्रेम के प्रति अपने समर्पण के कारण नायक बन जाता है। जहाँ तक इस कहानी के शिल्प का प्रश्न है तो मैं आपको जयशंकर प्रसाद के पहले कहानी संग्रह छाया की याद दिलाना चाहूँगा। इस कहानी संग्रह की भूमिका में उन्होंने कथा के गंभीर मानसिक प्रभाव, घटनाओं के खंड चित्रों और पाठक को संवेदित कर स्वयं सृजनशील बना देने जैसे कथा के आधुनिक स्वरूप को महत्व देने का आग्रह करते हुए हिंदी में एक नई कथा दृष्टि प्रस्तुत की थी। इस कहानी को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। इस कहानी में प्रसाद जी ने दृश्यात्मक और परिदृश्यात्मक दोनों शैलियों का मिश्रण किया है। यानी आप जितना कथाकार के मुंह से कहानी सुनते हैं उतना ही अपनी आँखों से कहानी देखते भी हैं। कहानी के रंगमंच पर बहुत बार कथाकार पर्दे के पीछे चला जाता है और हम पात्रों को अपनी गतिविधियां करते हुए और आपस में वार्तालाप करते हुए देखते और सुनते हैं। प्रसाद जी एक मजे हुए नाटककार थे। नाटक का यह अभ्यास इस कहानी में पूरा
दिखाई देता है। भरपूर नाटकीयता इस कहानी में मौजूद है। विशेष रूप से संवादों की योजना में ये संवाद न केवल कहानी को गति प्रदान करते हैं, बल्कि ननकू सिंह के अंतर्जगत को भी पूर्ण रूप से उद्घाटित करने में सक्षम है। जहाँ तक कहानी की भाषा का प्रश्न है, स्पष्ट है कि आरंभिक कहानियों की भाषा से इस कहानी की भाषा बहुत अलग है। हालांकि इसमें भी काव्यात्मक वैभव के उपकरणों का यत्र तत्र प्रयोग दिखाई देता है, फिर भी आधुनिक कहानी कहलाने के लिए जैसी भाषा की आवश्यकता होती है, वैसी ही भाषा इस कहानी में अपनाई गई है। आकाशदीप जैसी कहानियां याद करें और उसकी भाषा को ध्यान में ले आएं तो आपको अंतर बिल्कुल साफ दिखाई देगा। जहां आकाशदीप जैसी कहानियों में संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों की भरमार है, अलंकारों की लंबी लंबी श्रृंखलाएं मौजूद हैं, वहीं इस कहानी में भाषा के स्तर पर एक सादगी और सहजता मौजूद है। इसी सादगी और सहजता से कहानी के अंतर्जगत में पाठक के प्रवेश का रास्ता बनता है। आज हम लोग बीए द्वितीय वर्ष में हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित जयशंकर प्रसाद की कहानी गुंडा पर बातचीत करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, जयशंकर प्रसाद छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ होने के साथ साथ हिंदी के महत्वपूर्ण कथाकार भी हैं। अपनी पहली कहानी ग्राम के साथ 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में जयशंकर प्रसाद का हिंदी कहानी के मंच पर प्रवेश करना एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। वजह स्पष्ट है। जयशंकर प्रसाद अपनी भावात्मक कहानियों के साथ हिंदी जगत के सामने आए। इन भावात्मक कहानियों के माध्यम से उन्होंने जो ज़मीन तैयार की, उसी पर आगे चलकर व्यक्ति केंद्रित कहानी परंपरा का वृक्ष पल्लवित पुष्पित हुआ। यानी आप कह सकते हैं कि जहाँ एक ओर हिंदी में समाज और उसकी समस्याओं पर केंद्रित कहानी परंपरा की शुरुआत प्रेमचंद से होती है, तो वहीं दूसरी ओर व्यक्ति और उसके अंतर्जगत की समस्याओं और हलचलों पर केंद्रित कहानी परंपरा की शुरुआत जयशंकर प्रसाद से होती है। इस तरह जयशंकर प्रसाद ने हिंदी कहानी के क्षितिज का विस्तार किया। यह एक प्रकार से हिंदी कहानी को पूर्णता देने जैसा मामला था। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी आरंभिक कहानियाँ भावात्मक हैं। उन कहानियों में अतिशय कल्पना की उड़ान, अतीत का गौरव, आदर्शवाद, दार्शनिकता और काव्यात्मक चित्रमयता की बहुलता देखने को मिलती है। कई बार इन आरंभिक कहानियों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम संस्कृत गद्य काव्य के निकट पहुंच गए हैं, जैसे चक्रवर्ती का स्तंभ, खंडहर की लिपि, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी आदि आदि। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जयशंकर प्रसाद धीरे धीरे अपनी कथा दृष्टि में परिवर्तन लाते हैं। मूल धारा वही रहती है, लेकिन बाद की कहानियों में यह दार्शनिकता, यह भावुकता, यह कल्पना की उड़ान, काव्यात्मक चित्रमयता आदि बहुत कम हो जाते हैं। उनकी जगह मनोविज्ञान ले लेता है। यह परिवर्तन
जयशंकर प्रसाद की कहानियों को एक ख़ास तरह की परिपक्वता प्रदान करता है। गुंडा ऐसी ही कहानी है। गुंडा कहानी तक आते आते जयशंकर प्रसाद का दृष्टिकोण काफ़ी हद तक यथार्थवादी हो चुका था और वह आभिजात्य समाज के बरक्स साधारण समाज में मानवीय गरिमा की तलाश कर रहे थे और इसीलिए अपनी तमाम कहानियों में साधारण सामान्य पात्रों को उन्होंने नायकत्व प्रदान किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रेम प्रसाद की कहानियों का केंद्रीय विषय है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि उनके काव्य संसार में प्रेम जिस उदात्त रूप में प्रकट हुआ है उसी उदात्त रूप में उनकी कहानियों में भी प्रकट हुआ है। यह प्रेम कहीं भी छिछले ढंग से अभिव्यक्त नहीं होता है, वासना के स्थूल और गाढ़े चित्रों में परिणत नहीं होता है, यह कोई आध्यात्मिक रूप भी धारण नहीं करता है, लेकिन एक ऐसे रूप में सामने आता है जो मनुष्य को देवत्व के करीब ले जाता है। यह अशरीरी प्रेम नहीं है, लेकिन शरीर की चौहद्दी में कैद होकर विकृत भी नहीं होता है। प्रेम का यह औदात्य आकाशदीप जैसी अभिजात्य संपन्न कहानियों में ही दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि भिखारी, घीसू, आंधी, इंद्रजाल और गुंडा जैसी कहानियों में भी देखा जा सकता है। गुंडा कहानी में देखा जा सकता है कि समाज की परंपराओं, उसकी नैतिक मान्यताओं, उसके आदर्शों की उपेक्षा करने वाले मनुष्य का जीवन भी प्रेम के प्रति समर्पण, कर्तव्यबोध, कुछ उच्च मानवीय मूल्यों के कारण कैसे प्रेरक हो जाता है। गुंडा कहानी में स्वच्छंदतावाद और यथार्थवाद का एक नया समीकरण दिखाई देता है। ननकू सिंह जो एक गुंडा है, इस कहानी का केंद्रीय पात्र है। उसे जिस तरह से लेखक की सहानुभूति प्राप्त होती है, लेखक उसमें निहित मनुष्य के सहज स्नेह, प्रेम, ममता, करुणा का जिस मनोयोग से चित्रण करता है, असफल प्रेम के कारण उसकी व्यथा और टीस का जो संवेदनात्मक वर्णन करता है, उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब कुछ लेखक का अपने अभिजात्य के प्रति एक तीखी प्रतिक्रिया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस कहानी में स्वच्छंदतावाद भी है और यथार्थवाद भी है। उसका नतीजा यह है कि यह कहानी केवल ननकू सिंह के अंतर जगत को ही अपने ताने बाने में संभालते हुए आगे नहीं बढ़ती है, बल्कि ननकू सिंह का पूरा वजूद जिस परिवेश में मौजूद है और जिस परिवेश के कारण है, वह परिवेश भी इस कहानी में अपनी जीवंतता के साथ उपस्थित हुआ है। यानी 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में काशी नगरी के सामाजिक जीवन का, उसकी विडंबनाओं, विसंगतियों और सच्चाइयों का यथार्थ चित्रण इस कहानी में
दिखाई देता है। जो काशी नगरी ब्रह्म विद्या और बुद्धिवाद के केंद्र के रूप में जानी जाती रही, उसी काशी नगरी में 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में एक ऐसी निराशा और जड़ता व्याप्त होती है जिसके कारण परंपराएं टूटने लगती हैं, मान्यताएं और विश्वास कमज़ोर पड़ने लगते हैं, ज्ञान, उपासना, साधना और भक्ति के मार्ग बाधित होने लगते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि सदियों से जो सामाजिक ताना बाना चला आ रहा था वह टूटने और बिखरने लगता है। ऐसे परिवेश में एक प्रतिष्ठित जमींदार का बेटा ननकू सिंह गुंडा हो जाता है। बहुत बारीक व्यंग्य की भाषा में प्रसाद जी ने ननकू सिंह और काशी के नागरिक जीवन के बहाने व्यक्ति और समाज की, मनुष्य और घटनाओं के अंतः संसार की बारीकियां प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ननकू सिंह के चरित्र में मानवीय गरिमा का प्रकाश पूर्ण रूप से मौजूद है। उसमें जहां एक ओर स्वतंत्रता के प्रति गहरा आकर्षण और सम्मान का भाव है, तो वहीं दूसरी ओर प्रेम की विफलता से पैदा होने वाली गहरी पीड़ा और टीस भी मौजूद है। प्रेम की असफलता से उपजी यह वेदना ननकू सिंह के भीतर व्यक्तित्वांतरण का कारण बनती है और इसी व्यक्तित्वांतरण की प्रक्रिया में जीवन को बलिदान करने का अद्भुत दायित्वबोध भी विकसित होता है। पास के अंचल में स्वच्छंदतावादी झलक की इस कहानी में ननकू सिंह के भीतर चलने वाले भाव संघर्ष और मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव का जैसा भावपूर्ण अंकन हुआ है वह पाठक को आकर्षित करता है। ननकू सिंह आभिजात्य समाज की दृष्टि में गुंडा है, उपेक्षा और दहशत का प्रतीक, लेकिन प्रसाद जी उसे अपनी दृष्टि से जब देखते हैं तो वह नायक बन जाता है। राजमाता पन्ना के सामने दुलारी उसके बारे में जो टिप्पणी करती है उसे आप याद करें। वह कहती है, बाबू साहब के ऐसा धर्मात्मा तो कोई है ही नहीं। कितनी विधवाएं उसकी दी हुई धोती से अपना तन ढांकती हैं, कितनी लड़कियों की ब्याह शादी होती है, कितने सताए हुए लोगों की उनके द्वारा रक्षा होती है। नायक होने के लिए और क्या चाहिए? यानी मनुष्य होने के लिए यही तो चाहिए जो ननकू सिंह में है। जयशंकर प्रसाद यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि नायकत्व की कसौटी आभिजात्य समाज के द्वारा जो बनाई गई है वह वास्तविक नहीं है। वास्तविक कसौटी तो मनुष्यता है। जो उस कसौटी पर खरा उतरता है वही नायक है। ननकू सिंह उस वातावरण में जिसमें केवल झूठ, अन्याय और नकलीपन का पसार था, सच और प्रेम के प्रति
अपने समर्पण के कारण नायक बन जाता है। जहाँ तक इस कहानी के शिल्प का प्रश्न है, तो मैं आपको जयशंकर प्रसाद के पहले कहानी संग्रह छाया की याद दिलाना चाहूँगा। इस कहानी संग्रह की भूमिका में उन्होंने कथा के गंभीर मानसिक प्रभाव, घटनाओं के खंड चित्रों और पाठक को संवेदित कर स्वयं सृजनशील बना देने जैसे कथा के आधुनिक स्वरूप को महत्व देने का आग्रह करते हुए हिंदी में एक नई कथा दृष्टि प्रस्तुत की थी। इस कहानी को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। इस कहानी में प्रसाद जी ने दृश्यात्मक और परिदृश्यात्मक दोनों शैलियों का मिश्रण किया है। यानी आप जितना कथाकार के मुंह से कहानी सुनते हैं, उतना ही अपनी आँखों से कहानी देखते भी हैं। कहानी के रंगमंच पर बहुत बार कथाकार पर्दे के पीछे चला जाता है और हम पात्रों को अपनी गतिविधियां करते हुए और आपस में वार्तालाप करते हुए देखते और सुनते हैं। प्रसाद जी एक मजे हुए नाटककार थे। नाटक का यह अभ्यास इस कहानी में पूरा दिखाई देता है। भरपूर नाटकीयता इस कहानी में मौजूद है। विशेष रूप से संवादों की योजना में ये संवाद न केवल कहानी को गति प्रदान करते हैं, बल्कि ननकू सिंह के अंतर्जगत को भी पूर्ण रूप से उद्घाटित करने में सक्षम है। जहाँ तक कहानी की भाषा का प्रश्न है, स्पष्ट है कि आरंभिक कहानियों की भाषा से इस कहानी की भाषा बहुत अलग है। हालांकि इसमें भी काव्यात्मक वैभव के उपकरणों का यत्र तत्र प्रयोग दिखाई देता है, फिर भी आधुनिक कहानी कहलाने के लिए जैसी भाषा की आवश्यकता होती है, वैसी ही भाषा इस कहानी में अपनाई गई है। आकाशदीप जैसी कहानियां याद करें और उसकी भाषा को ध्यान में ले आएं, तो आपको अंतर बिल्कुल साफ दिखाई देगा। जहां आकाशदीप जैसी कहानियों में संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों की भरमार है, अलंकारों की लंबी लंबी श्रृंखलाएं मौजूद हैं, वहीं इस कहानी में भाषा के स्तर पर एक सादगी और सहजता मौजूद है। इसी सादगी और सहजता से कहानी के अंतर्जगत में पाठक के प्रवेश का रास्ता बनता है।